Hey everyone, welcome back to the Layman Way and welcome to this new video जहाँ पे हम 60 डेज़ की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसको हम देखने वाले हैं आज। तो लास्ट 60 डेज़ बचे हैं, प्रीलिम्स में 5 जून को पेपर है, तो हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए वो आज के हम वीडियो में देखेंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो रिकमेंड दिस वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि हम और लोगों की मदद कर पाएँ और एस्पिरेंट्स की हम मदद कर पाएँ। थैंक यू सो मच। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और स्ट्रैटेजी देखते हैं कि लास्ट 60 डेज़ में आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें करनी है ना। तो सबसे पहले इस जो प्रेजेंटेशन है इसमें है क्या क्या कि हम करेंगे, क्या फोकस क्या रहेगा हमारा, क्या हम पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे कि कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ेंगे, है ना। तो वो जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे कि वो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं या जनरली पूछे जाते हैं, उनको हम वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं और क्या क्या हमें रिवाइज़ करने की ज़रूरत है उन टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद हम रिसोर्सेज देखेंगे थोड़े और क्या शेड्यूल हम फॉलो करें। तो लास्ट जो 60 डेज़ है उसमें डे टू डे शेड्यूल मैंने बनाया है एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो उसको भी एक बार देख लेना कि कैसे आप एक महीने में 2 बार पूरा यूपीएससी का सिलेबस रिवाइज़ कर सकते हो, है ना। और ऑब्वियसली 10 से 12 घंटे इसमें देना पड़ेगा, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि 10 से 12 घंटे पढ़ोगे तभी हो पाएगा ये, है ना। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे कि मैं रिमाइंड करता रहता हूँ कि भाई 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आखिरी के जो 2 महीने हैं उसी में आपका जो रैंक होता है वो डिसाइड होता है। इसी में ही आप या तो बाहर हो जाते हो या तो अंदर हो जाते हो, है ना। पूरे साल क्या किया मैटर नहीं करता है, आखिरी के 60 दिन में या आखिरी के 2 महीने में, आखिरी 1 महीने में आप क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, कितना अच्छे से पढ़ते हो, वो मैटर करता है ना। तो इसमें कॉम्प्लेसेंट नहीं रहना है, मतलब आपको एकदम रिलैक्स नहीं रहना है कि चलो पूरे साल तो पढ़े हैं, आखिरी के 2 महीने थोड़ा चिल मारते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। आखिरी के 2 महीने तो और जान लगा के पढ़ दो भाई, जान लगा के पढ़ो, क्योंकि बहुत एस्पिरेंट्स जान लगा के पढ़ देते हैं इसमें, है ना, और उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले तो अगर आपको टाइम बचाना है अपना, तो जल्दी उठना स्टार्ट करो सुबह। अगर आप नाइट आउल हो तो मतलब आप अपने हिसाब से शेड्यूल को मॉडिफाई कर लेते हो, कर सकते हो मतलब, बट प्रेफर यही करो कि भाई सुबह जल्दी उठने का कोशिश करो, क्योंकि जब जनता सो रही होती है तब आप पढ़ सकते हो आराम से, है ना। शॉर्टकट्स के पीछे मत जाना। शॉर्टकट्स इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, पूरी की पूरी बुक पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मतलब ऐसी चीज़ें मत देखना कि भाई ये 10 टॉपिक्स हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, ऐसे कुछ वीडियोज़ हैं, है ना, कि ये 10 टॉपिक्स हैं, ये 100 टॉपिक्स हैं, इनमें से ही क्वेश्चन आना है। ये सब फालतू की बातें मत करना, है ना। जाओ बेसिक बुक्स को रिवाइज़ करना है ना, और कौन कौन से टॉपिक्स रिवाइज़ करने हैं ये बताऊँगा अभी। इसके बाद हार्ड वर्क तो आपको करना ही है और एक्सरसाइज और मेडिटेट करना है, ताकि आपको बड़ी मैराथन के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ, ठीक है। चलो अभी हम ये जो 60 डेज़ का शेड्यूल है इसमें हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। पहला है पहले 30 दिन में क्या करना है, ठीक है, और उसके बाद अगले 30 दिन में क्या करना है। तो पहले 30 दिन में कैसे शेड्यूल रहेगा और अगले 30 दिन में क्या रहेगा ये हम देखेंगे। तो ये जो पहले 30 दिन है इसमें हम 2 बार सिलेबस रिवाइज़ करेंगे, कम से कम पूरा यूपीएससी का 2 बार सिलेबस हम रिवाइज़ करने वाले हैं इसमें, ताकि एकदम दिमाग में बैठ जाए हमारे। ऑल्दो अब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई पिछले अगर 1 साल से तैयारी कर रहे हो तो काफ़ी टाइम आपने सिलेबस पढ़ लिया होगा, उसको रिवाइज़ भी कर लिया होगा। आखिरी 30 दिन में हमको और अच्छे से रिवाइज़ करना है उसको, है ना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो रिवाइज़ करने हैं। जैसे हम मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर पढ़ते हैं तो हम वैसी सब्जेक्टिव चीज़ें भी पढ़ते हैं जो जनरली प्रीलिम्स में नहीं पूछी जाती है ना। कमीशन की रिकमेंडेशंस हो गई, तो ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती है। अब हमको ये जो आखिरी के 30 दिन है थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना है, मतलब फैक्ट्स याद करने हैं, कुछ चीज़ें ऐसी याद करनी है जो प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं, है ना। पीवाईक्यूज़ करने हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ होते हैं तो वो करने हैं, है ना। चलो अभी हम देखते हैं कि पॉलिटी में जो लक्ष्मीकांत है उसमें पढ़ना क्या क्या है। पूरा तो आप चैप्टर पढ़ते बैठोगे नहीं, पूरी बुक तो पढ़ते बैठोगे नहीं, कभी हो नहीं पाएगी। हो भी जाएगी तो बहुत टाइम लगेगा उसको करने में। तो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, है ना। तो पहला है बैकग्राउंड हिस्टोरिकल एक्ट्स जो होते हैं 1773 से 1947 वाले, है ना। तो ये हिस्टोरिकल एक्ट्स आपको पढ़ने हैं। इसके लिए आपकी मदद करने के लिए हमने क्या किया है, इसकी एक प्लेलिस्ट पड़ी है यूट्यूब पे, है ना, ब्रिटिश एक्ट करके, वो देख सकते हो। उसमें बहुत ही एकदम मेन पॉइंटर्स ही बताए हैं हमने, कुछ ज़्यादा एक्सटेंसिव बताया नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही बताए हैं, तो उसको जाके एक बार देख लेना। इसके बाद हम अपने जो 1 मिनट में एक कंसेप्ट वाली सीरीज़ है हाई यील्डिंग टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स, है ना,
उसका भी बाद में आ जाएगा। हाई यील्डिंग टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स वाली सीरीज़ चल रही है हमारी यूट्यूब पे ही, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। इसमें हम 1 मिनट में एक कंसेप्ट समझाते हैं। तो इसमें हमने सारे एक मिनट में सारे जो ये एक्ट्स हैं ना, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फिर चार्टर एक्ट, जो मेन एक्ट्स हैं वो सारे हमने एक मिनट में सबको कवर किया है। तो वो 1 मिनट मतलब अगर जैसे 10 एक्ट है ना, तो 10 मिनट में आपका सब कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसे स्मार्ट वर्क करो। जब आपके लिए कोई दूसरा प्रिपेयर कर रहा है ऑलरेडी मटेरियल, तो आप उसको ज़बरदस्ती दोबारा खुद से टाइम वेस्ट मत करो बनाने में, है ना। दूसरे ने जिसने बनाया है उस पर रिलाई करो और उसको पढ़ो बस। तो ये शॉर्ट्स आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट के हैं, बहुत सारे जितने भी सारे एक्ट्स हैं ना, 1793, 1786 सब कुछ है इसमें, है ना। तो एक मिनट में सारे एक्ट एक मिनट में कवर्ड है, तो ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला है आपको ये देखने में। तो जल्दी जाके देख लेना इसको, सारे शॉर्ट्स को। उसके बाद दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल से क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल राइट से आते हैं, डीपीएसपी से आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज से आते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर से आते हैं, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 42nd, 44th, 86th, 73rd, 74, 61, 97, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब यूपीएससी खुद बोल रहा है कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स में से रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं, पिछले 40 साल में हमेशा आए हैं इनसे क्वेश्चन। तो अगर कोई बेवकूफ़ ही होगा ना जो इसको पढ़ के नहीं जाएगा, है ना, तो बेवकूफ़ मत बनो, ठीक है। इसको स्ट्रेस दे के पढ़ो, मतलब अच्छे से पढ़ो। डीपीएसपी सारे याद होने चाहिए आपको, फंडामेंटल राइट सारे याद होने चाहिए एक्सेप्शंस के साथ। प्रियम्बल आपको पूरा वर्ड टू वर्ड रटा होना चाहिए। इसके बाद हिस्टोरिकल एक्ट्स भी मतलब एकदम अच्छे से पढ़े होने चाहिए, तभी क्वेश्चन कर पाओगे ना। ये इसमें देखो, अगर इन सब चीज़ों में गलती करोगे ना तो भारी हो सिलेक्शन से, है ना। इन सब को करना रहता है, उसके बाद थोड़ा इंटेलिजेंट गेस करके आओगे तब जाके प्रीलिम्स होगा, है ना। ऐसे हवा में नहीं होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, अमेंडमेंट पढ़ना है, सैलिएंट फीचर्स, जो लक्ष्मीकांत का पार्ट 1 है ना, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है, पार्ट 1 एटलीस्ट, है ना। उसके बाद पार्लियामेंट काम कैसे करता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है ना, फेडरल सिस्टम कैसे काम करता है ना, क्या है इंडिया में कैसा है, यूएसए में कैसा है, इंटर स्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है। सेंटर वर्सेस स्टेट को आपको एक साथ पढ़ना है, क्योंकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट लगभग सिमिलर तरीके से काम करते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पार्ट है लक्ष्मीकांत में और स्टेट गवर्नमेंट वाला पार्ट है, उसको ऐसे साइमल्टेनियसली पढ़ना, दोनों पेज साथ में रख के। तो जो मतलब जो यहाँ पे पोस्ट है, जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट की पोस्ट है, यहाँ पे गवर्नर की पोस्ट है, तो लगभग सिमिलर वर्किंग है सबकी, पूरा सब कुछ सेम है, बस कुछ चीज़ें अलग हैं। वो आपको देख लेना है कि गवर्नर में क्या क्या चीज़ें अलग है ना। जैसे पार्टनिंग पावर्स गवर्नर की अलग है प्रेसिडेंट से, तो क्या अलग है ना, ये सब आपको पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे पीएम है ना, तो यहाँ पे सीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों जगह सेम होते हैं, है ना, ठीक है। यहाँ पे एडवोकेट जनरल, यहाँ पे अटर्नी जनरल, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़नी है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है ना, कि मतलब कंपेयर करके पढ़ना है कुल मिला के, है ना। तो इस टाइप से आपको पढ़ना है। इसके बाद देखो, अब जैसे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वाला आता है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आपने एक साथ पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पढ़ लिए, ठीक है। सॉरी, वो मैंने गलत बोल दिया, अटर्नी जनरल, मैंने शायद एडवोकेट और अटर्नी बोल दिया था। सेंटर यहाँ पे लिखा था मैंने, सेंटर और स्टेट, है ना। तो जैसे सेंटर में एडवोकेट होता है, सॉरी अटर्नी होता है ना, सेंटर में अटर्नी जनरल होता है, यहाँ पे एडवोकेट जनरल होता है ना। फिर इसके नीचे आते हैं सॉलिसिटर जनरल, है ना। तो ये सब चीज़ें इस टाइप से कंपैरिजन, कुल मिला के आप कंसेप्ट समझिए ना क्या बोल रहा हूँ। ये गलती से स्पेल ऑफ वो हो गया, क्या बोलते हैं, स्लिप ऑफ टंग हो गया बट आप समझ रहे हो कंसेप्ट क्या है, कि जो यहाँ पे पोस्ट है उसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे पोस्ट है उसको साथ में पढ़ना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है, दोनों चैप्टर्स इसके पीआरआई और जो ये अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल एरियाज, ट्राइबल एरियाज इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं इनके मेजर पॉइंट एकदम देख लेना बस, कि टेन्योर कितना होता है, कमेटी में कौन कौन रहता है ना, सीईसी और ईसी का टेन्योर कितना रहता है ना, कैसे डिसाइड होते हैं, बस ये नॉर्मल, और कुछ डिटेल में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको वो जो इंडिया ये पॉलिटी की जो एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, वो आपको पढ़नी है। अगर आपको पढ़ते नहीं बन रहा है तो हमने इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है ऑलरेडी, है ना। आई गेस 20-30 वीडियो हैं इसमें, देख लेना, बहुत ही एनरिचिंग वीडियो है। और हमने इसमें मतलब ऐसे नहीं पढ़ाया कि जैसे नॉर्मल पढ़ाते हैं, हमने एक चीज़ पढ़ाई है। जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि भाई लिबर्टी का मतलब क्या है, पूछ लेता है ना ऐसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबर्टी, व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ फ्रैटर्निटी। तो इस टाइप से हमने बेसिक्स क्लियर किए हैं इसमें, कि लिबर्टी क्या होता है, फ्रैटर्निटी क्या होता है ना। तो ये देख लेना एक बार प्लेलिस्ट, बहुत एनरिचिंग है और काम भी आएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना। इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस छोड़ सकते हो, या इसमें कुछ चीज़ें पढ़ सकते हो कि भाई कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, मतलब उसमें शेड्यूल में। और क्लासिकल लैंग्वेज वाला पार्ट जो है वो इसमें पढ़ लेना बस, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कौन से अमेंडमेंट में आया था, क्या था, ये सब पढ़ लेना। ट्राइब्यूनल्स हो गए, जीएसटी काउंसिल पुराना हो चुका है,
नेशनल इन्वेस्टिगेशन NIA और NDMA ये भी कभी पूछा नहीं जाता है वैसे, बट एक बार स्किम कर सकते हो बस, और कुछ नहीं। एंटी डिफेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, तो एंटी डिफेक्शन लॉ इंपॉर्टेंट है, और इलेक्शन इंपॉर्टेंट, इलेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस साल, है ना। तो इलेक्शन और एंटी डिफेक्शन लॉ ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो ऐसे आपको चीज़ें पढ़नी है, आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है ना, आपको मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं और आगे बढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर चीज़ें एंशियंट हिस्ट्री में, अब एंशियंट और मिडिवल पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10-10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, एंशियंट मिडिवल में। तो आप इसको इग्नोर करके नहीं जा सकते कि भाई छोड़ो हटाओ, 1-2 क्वेश्चन तो आता है, कौन पढ़े, आप नहीं कर सकते आप इग्नोर, क्योंकि पूछने लगे आप बहुत ज़्यादा। तो या तो आप तमिलनाडु की 11th क्लास की फॉलो कर सकते हो टेक्स्ट बुक, है ना, पुरानी वाली। नई वाली में क्या है ना, ज़्यादा थोड़ा दिया है, पुरानी वाली में थोड़ा ठीक दिया है, टू द पॉइंट दिए हैं पॉइंटर्स। फोटो कॉपी में आपको मिल जाएगी ये, ऑनलाइन कहीं भी फ्लिपकार्ट अमेजोन देखोगे आप मिल जाएगी, या फिर हमने भी इसको स्कैन करके डाला हुआ है अपने वेबसाइट पे। कहाँ पे जाओगे, thelaymanway@thelaymanway.com पे जाओगे तो वहाँ पे फ्री मटेरियल का सेक्शन है ना। फ्री मटेरियल के सेक्शन में आपको ये सारे जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, है ना, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे जाओ, डाउनलोड करो उसको, ठीक है, और पढ़ाई करो, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया चीज़ें, इसमें मैंने ऑलरेडी जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंशिएंट हिस्ट्री में वो यहाँ पे लिख दी हैं। इसको आराम से पॉज करो, लिख लो अपनी कॉपी में कि ये सब इंपॉर्टेंट है और ये सब पढ़ो, ठीक है। जैसे अर्ली इंडिया हो गया, इंडस सिविलाइजेशन हो गया, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एजेस हो गए, है ना। अब हड़प्पन और जो इंडस सिविलाइजेशन है उसकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ, टाउन प्लानिंग कैसी थी, रिलीजन कैसा चलता था वहाँ पे, है ना, इडोलेट्री होती थी क्या, है ना, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। गॉड की पूजा होती थी क्या, मूर्ति पूजा होती थी क्या, आइडल वर्शिप होती थी क्या, ये सब चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आता है चालकोलिथिक, मेगालिथिक, आयरन एज, वैदिक कल्चर्स। इसमें भी आपको सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और रिलीजियस लाइफ के बारे में पढ़ना है कि उस टाइम पे कैसे शेप हुआ, वुमेन की कंडीशन कैसे थी, चाइल्ड मैरिज होता था क्या, देवदासी सिस्टम था क्या, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो ये जनपदास वाला एरा है, जनपदास, महाजनपदास, आजीविकास, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्पेशली जैनिज़्म, बुद्धिज़्म तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एक्चुअली जो ये तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक है उसने ज़्यादा कवर नहीं किया है, तो उसको आपको अलग से भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। किसको, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को, इनके 8 फोल्ड पाथ क्या है ना, क्या फ़िलॉसफी दी, है ना, महानाया क्या है, हिनायना क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना, थेरावाडा बुद्धिज़्म क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, करेक्ट। उसके बाद मौर्यन एम्पायर इंपॉर्टेंट है ना, सतवनास, पंड्यास, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुशान्स और उस टाइम पे ट्रेड और इकोनॉमी कैसे होती थी, है ना, पोस्ट मॉडर्न पीरियड का, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गुप्ताज बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्ताज पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं पहले भी। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की वर्किंग कैसी थी, इकोनॉमिक्स कैसे चलता था, ट्रेड एंड कॉमर्स वहाँ पे कैसा चलता था, कल्चर कैसा था, लिटरेचर कैसा था, है ना, किन किन गुप्ताज ने बेसिकली साइंस में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, है ना, उस टाइम पे जो थे, मतलब गुप्ताज नहीं, उस टाइम गुप्ताज के टाइम पे जो थे उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, आर्यभट्टा हो गया, है ना, वारामीरा हो गया, ब्रह्मगुप्ता हो गया, तो इन सब ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया अपना साइंस में, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर्षा और उसके किंगडम्स के बारे में आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी किंगडम्स है ना उनके एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, ये सब पढ़ना आपको इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सब आपको रिवाइज करना है। फिर भक्ति मूवमेंट आता है, चालुक्यास, पल्लव्यास आते हैं, फिर लोधी डायनेस्टी आता है, फिर शोलास और पंड्यास आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़नी है, ठीक है। 11 चैप्टर हैं टोटल, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो पुराना वाला तमिलनाडु का बुक है उससे आप बेसिकली पढ़ सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो इसका वॉल्यूम 2 है तमिलनाडु का, वो पढ़ सकते हो। इसमें विजयनगरा जो एम्पायर है वो इंपॉर्टेंट है, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड इकॉनमी के बारे में आपको पढ़ना है। भक्ति मूवमेंट क्यों आया इंडिया में, कैसे स्प्रेड हुआ, फीचर्स क्या थे, प्रोपोनेंट्स कौन कौन थे, रामानंदा हो गए, है ना, उस टाइम के जितने भी थे, रामानंदा, गुरु नानक, है ना, उसके बाद संत कबीर, ये सब आपको देखना है कि क्या क्या है, कौन कौन है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ने हैं। और मीराबाई हो गई, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, कौन किसका फॉलोअर था, कौन किसका डिसाइपल था, है ना, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ये सब पे क्वेश्चन पूछते हैं। मुगल एम्पायर का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। मराठास के एडमिनिस्ट्रेशन और एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में पढ़ना है ना। यूरोपियंस जब आए तब कहाँ पे क्या क्या इस्टेब्लिश हुआ, फैक्ट्रीज कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश रूल का इफेक्ट क्या था हमारी इकॉनमी पे, वो सब इंपॉर्टेंट है। वो वाला आपको ये स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा, है ना, स्पेक्ट्रम में भी मिल जाएगा, तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट हुआ, है ना, पेजेंट्स का, ट्राइबल रिवोल्ट्स, मेजर मुंडा रिवोल्ट, है ना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मॉडर्निटी कैसे आई, रिफॉर्म मूवमेंट्स कैसे आए, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कौन कौन से थे, है ना, आर्य समाज और ये सब जो चीज़ें आई थी ना, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, ये सब चीज़ें वो सब इंपॉर्टेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गया, इस्लामिक रिफॉर्म्स मूवमेंट हो गया, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टाइप से
जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैंने आपके लिए मेडिवल हिस्ट्री में लिख दी हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एक एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। और स्पेक्ट्रम तो नोट्स के फॉर्म में है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो, आराम से, है ना। इसमें कुछ ज़्यादा लिखा भी नहीं हुआ है कंटेंट। तो स्पेक्ट्रम को एकदम चार्ट डालो, रिवाइज करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, रिवाइज जब तक रट ना जाए, है ना। तो ये आपको करना है स्पेक्ट्रम के साथ। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। रिवोल्ट ऑफ 1857 से बाद वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 है इसका, बिगनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। ये पुरानी बुक का है ऑब्वियसली, अगर आप नया एडिशन फॉलो कर रहे हो तो उसमें थोड़ा चेंज हो सकता है, बट ये हेडिंग भी मैंने डाल दी है, बिगनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है। आईएनसी और उसके फॉर्मेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी कैसे, उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई, वो सारे इंपॉर्टेंट है। नेशनल मूवमेंट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर मास नेशनलिज्म कैसे आया, फ्रीडम और पार्टीशन कैसे हुआ, है ना। फिर जब ब्रिटिश रूल के अंदर इंडिया था तो उसमें गवर्नेंस और अदर एस्पेक्ट्स कैसे थे, है ना। ज़मींदारी सिस्टम हो गया और ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रयोतवारी सिस्टम हो गया, महलवारी सिस्टम हो गया, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिक तो एटलीस्ट सबको के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 25 चैप्टर्स हैं। अगर आप शॉर्टलिस्ट करोगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, तो वो आपको एकदम चार्ट डालना है, प्रीलिम्स से पहले एकदम कंप्लीट कर देना है। समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपके लिए हमने बहुत ही चीज़ें ईजी कर दी हैं। हमने अपना इकोनॉमिक्स चैलेंज लॉन्च किया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर से बता देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहीं आपको लगे अरे पैसे ले लो उसके लिए, नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको जाओ, इसमें मॉड्यूल्स डिवाइडेड हैं पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के। हर मॉड्यूल के बाद क्विज़ है, और क्विज़ जो है वो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन ही हैं उसमें, है ना। जाओ करो, क्योंकि मैं आपको इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ कि पिछली बार जो यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर था उसका 80% इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन इसी कोर्स से आए थे, इसी प्लेलिस्ट से आए थे, है ना। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी इस इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में दिया हुआ है ना। मान लो बात, जाके पढ़ लो, है ना। फ्री ही है, कोई पैसे तो देने नहीं है, ट्राई कर लो जाके, है ना। भला हो जाए तो हमको बता देना कि सर भला हो गया हमारा, इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए आपके प्लेलिस्ट की वजह से, ठीक है। तो प्लीज़ जाओ, इसको देखो। इसके बाद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, मेजर स्किम करना है ऊपर से चीज़ें, वो आपको चीज़ें पढ़नी है। बजट इकोनॉमिक सर्वे, आपको पीआईबी इंडिया की समरी मिल जाएगी। और सेम चीज़ हमने इकोनॉमिक सर्वे और बजट को कवर करा है अपने ही यूट्यूब के चैनल पे, है ना। तो वो आप देख सकते हो, बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर किया और बहुत अच्छे से मेन पॉइंट्स ही आपको बताए हैं। तो वो आप जाके इकोनॉमिक सर्वे और बजट का जो लेक्चर है वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसके बाद ये आपको चैलेंज ज्वाइन करना है ना। लिंक, ये इस चीज़ का पीडीएफ आपको शेयर हो जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है द लेमैन वे करके, है ना, द लेमैन वे सर्च करोगे ये टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा। द लेमैन वे पे जाओगे आप, तो ये पीडीएफ हम वहाँ पे शेयर कर देंगे, है ना। वहाँ पे जाके पीडीएफ जब डाउनलोड करके पढ़ोगे ना, तो इसको इस लिंक को क्लिक कर देना, ऑलरेडी आपका सब खुल जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें शंकर आईएएस इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ पार्ट्स ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूरी बुक इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के लास्ट 4 चैप्टर्स पढ़ने। इसको भी हमने कवर किया हुआ है अपनी प्लेलिस्ट में, है ना। तो सब कुछ आपके लिए प्लेटफॉर्म पर दे रखा है, बस आपको जाके ना पढ़ना है, बस अपना हार्डवर्क शो करो और पढ़ाई करो इसके बारे में। तो ये आपको प्लेलिस्ट देख लेनी है, हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी आपको, कहाँ पर, www.thelaymanway.com। यहाँ पर आपको वेबसाइट पे फ्री मटेरियल के सेक्शन में, thelaymanway.com, फ्री मटेरियल के सेक्शन में ये सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, कोई चार्ज नहीं है इसका। तो जाके चेकआउट करो, इनको देखो, है ना, और नोट्स बनाओ, ठीक है। शंकर आईएएस से कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी चैप्टर 1 to 5, बायोडाइवर्सिटी वाले जो चैप्टर्स हैं 9 और 15 ये इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज से ओशन एसिडिफिकेशन वाले जो हैं मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ हैं, एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ हो गया, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कन्वेंशन हो गया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। तो ये पढ़ना है आपको इन्वायरमेंट के, प्लस इसको आपको सप्लीमेंट करना है करंट अफेयर से, है ना। तो देखो अब इसमें ना थोड़ी दुविधा रहती है कि यार शंकर आईएएस पढ़े ना पढ़े। देखो टाइम नहीं है, पहले नहीं पढ़ रखी है, नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो तो मत पढ़ो, ठीक है। नए सिरे से अगर कोई बुक स्टार्ट कर रहे हो तो आखिरी 60 दिनों में, एक बात याद रखना, आखिरी 60 दिनों में कोई भी नई चीज़ कभी मत करना, चाहे वो पॉलिटी से हो, चाहे आपकी कुछ भी हो, कोई भी नई चीज़ मत करना। जो भी मैं बता रहा हूँ उसमें से जो आप ऑलरेडी करते आ रहे हो उसी को ही रिवाइज़ करना है ना। ऐसा नहीं है कि शंकर आईएएस पढ़ी है नहीं और या अभी मैं बोल रहा हूँ तो जाके पढ़ने लगे शंकर आईएएस, कुछ नहीं होने वाला है उससे, है ना। तो मत पढ़ना इसको, अगर नहीं कभी आज तक पढ़ी तो मत पढ़ना, सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के जाओ और ये एनसीईआरटी के लास्ट के 4 चैप्टर है ना वो पढ़ के चले जाओ, बस काफ़ी है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ी तो मत पढ़ो। अब आपने पढ़ रखी है तो आप जल्दी पढ़ लोगे उसको, ये बोलने का मतलब है ना।
तो आप ये जो है प्लेलिस्ट इसको आप वॉच कर सकते हो, है ना। हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, अगर प्रीलिम से पहले आ जाते हैं वो शॉर्ट नोट्स, है ना, देन वेल एंड गुड, यू कैन रेफर टू दैट एज वेल, क्योंकि वो शंकर IAS के ही हैं शॉर्ट नोट्स हमारे, तो वो आप रेफ़र कर सकते हो। नहीं तो ये प्लेलिस्ट बहुत है, प्लेलिस्ट है, करंट अफेयर्स हैं, मोर देन इनफ। करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ लेना एनवायरनमेंट के, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद ज्योग्राफी पे आते हैं, तो ज्योग्राफी में फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 4 NCERT जो हैं 11th की 2 और 12th की 2, ये इंपॉर्टेंट है। GC लॉन्ग छोड़ देना भले ही, है ना, बट आपके लिए हमने क्या किया, ये GC लॉन्ग प्लस फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है ना, हमारी वेबसाइट पे, वो आप जाके देख सकते हो। इसमें हमने एनिमेशंस और सिमुलेशंस का यूज़ किया है ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, है ना। जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ना, तो प्लेट्स कैसे टकराई, हिमालयस कैसे बने, उसका पूरा ऐसे सिमुलेशन है कि भाई प्लेट्स ऐसे आ रही हैं, टकरा रही हैं और ऐसे फिर ये उठ रहा है ना। तो ये आप जब विजुअलाइजेशन करते हो ज्योग्राफी में ना, तो बेटर चीज़ें समझ में आती हैं ना। तो ये प्लेलिस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन द सेंस कि अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए चीज़ों की तो इससे मिल जाएगी। इसको देखने के बाद आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरे को ज्योग्राफी आती नहीं है ना। तो ज्योग्राफी अगर आपको करनी है, फिजिकल ज्योग्राफी, तो इससे अच्छी प्लेलिस्ट यूट्यूब या कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है ना। तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, इस प्लेलिस्ट को चेकआउट करना है ना, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ नहीं है, ये सब छोड़ दो, आप पढ़ने का टाइम है नहीं। अगर पढ़ा है तो ठीक है, रिवाइज़ कर लेना, नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो उसको, है ना। जो न्यूज़ में प्लेसेस आई हैं, जो न्यूज़ में प्लेसेस हैं उसी को पढ़ लेना। इसके साथ आपको मैप कंबाइन करना है, तो मैप्स के लिए जो स्टैटिक मैप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स हो गई, लेक्स हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, माउंटेन पासेस हो गए, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने कोर्स बनाया है बहुत ही सिंपल, और पिछली बार एक्चुअली इससे क्वेश्चन भी आ गया था, है ना। इससे क्वेश्चन भी आया पिछली बार जो इंडस रिवर सिस्टम पे था, है ना। तो वो सारे हमने चीज़ें इसमें कवर करी थी और उसी से ही क्वेश्चन आया था। तो ये मैप्स का जो स्टैटिक पोर्शन वाला पार्ट है वो आप इससे कवर कर सकते हो, है ना। ये हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इट इज़ ओनली फॉर 499 रुपीज़, कोई ज़्यादा नहीं है। एक पिज़्ज़ा मत खाना, है ना। ये कोर्स कर लो तो क्या पता एक क्वेश्चन आ जाए तो कर लो प्रीलिम्स में, है ना। इसके लिए आपको एटलस फॉलो करनी है। अपने खुद से अगर मैप बना रहे हो तो आपको नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पासेस, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन, बायोस्फीयर रिजर्व्स, माइक साइट्स, रामसार साइट, वेटलैंड्स, ग्लेशियर्स, ये सब के बनाने हैं और ये सब हमने अपने कोर्स में कवर किया हुआ है। तो अगर टाइम बचाना चाहते हो तो कोर्स में एनरोल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें सारे मैप्स ऑलरेडी हैं, जितना आपको चाहिए सब है इसमें, है ना। इसके बाद नेशनल पार्क्स को कैसे पढ़ना है वो भी इसमें है। जैसे नेशनल पार्क्स हमने जब इसमें हमने मार्क किए ना, तो हमने हर नेशनल पार्क के लिए उसके फ्लोरा, फौना, है ना, और रिवर्स के बारे में जो वहाँ से पास कर दिए उसके बारे में बात की है। तो ये आप जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हो, है ना। इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन सी हैं, स्पीशीज़ क्या है ना। न्यूज़ में स्पेशली जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मैप्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद ये जो सीरीज़ है ना, इसमें आप जाके एनरोल कर सकते हो। इसके डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हो। लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे नीचे, ठीक है। तो वो जाके एक बार देख लेना, है ना। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर बहुत सिंपल है। फाइन आर्ट्स की जो बुक आती है NCERT, बेसिक NCERT, उसी को ही आप रिवाइज करो, है ना। ज़्यादा पढ़ना है तो CCRT की वेबसाइट रेफ़र कर सकते हो, बट अगेन इट्स योर चॉइस कि आपके पास कितना टाइम है और कितना जल्दी आप पढ़ते हो। तो बेसिक कम से कम NCERT जो है, NCERT और उसके NCERT के एंड में ना, अभी जब NCERT खोलते हो आप, जो एंड में होता है, एंड में कुछ कुछ बेसिक टर्म्स लिखे हुए हैं। ये बेसिक टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक टर्म्स के डेफिनेशन आप एकदम रट लेना बाय हार्ट, ठीक है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन फंसते हैं। तो ये जो आखिरी का जो NCERT की फाइन आर्ट्स की जो आखिरी में ग्लॉसरी दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। तो इतना कर लोगे तो काफ़ी है, मतलब इतना अगर एक महीने में 2 बार 2 बार इसका कर लोगे ना तो काफ़ी है। बाकी बचता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए तो आपको क्या करना है आपको पता है, ईयरली कंपाइलेशन पढ़ो, नोट्स बनाए अगर अपने तो नोट्स पढ़ो, है ना। नहीं तो ईयरली कंपाइलेशन पढ़ो और रिवाइज़ करो। सिर्फ पढ़ो एक बार नहीं, उसको रिवाइज़ करो 5-6 बार, तब जाके होगा ईयरली कंपाइलेशन याद रहेगा। तो ईयरली कंपाइलेशन पढ़ो। इसके बाद आप या तो मंथली मैगजीन अगर पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो उसको ही रिवाइज़ करो, ठीक है। नहीं तो ईयरली कंपाइलेशन भी बहुत है, मैंने दोनों में डिफरेंस बताया है अपने पिछले वीडियो में, तो वो आप जाके पिछला वीडियो चेकआउट कर सकते हो जहाँ पे हम UPSC की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो वहाँ पे हमने बताया UPSC में हमने ये आपको बताया कि भाई मैगज़ीन से कैसे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। तो इसको पढ़ने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने ये बताया कि आप करंट अफेयर्स जो है मैगज़ीन से कैसे पढ़ सकते हो, जो ये आती है ना, कैसे कम टाइम में पढ़ सकते हो। तो वो जाके एक बार देख लेना, है ना, वो जाके एक बार देख लेना, हेल्प आउट करेगा थोड़ा। इसके बाद एक और अच्छी चीज़ हम अपने यूट्यूब पे चला रहे हैं, दैट इज़ क्विक रिवीजन वाली सीरीज़। हाई यील्डिंग टॉपिक्स इसमें हम कवर करते हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड, तो 1 मिनट का ही रहता है बस, है ना।
तो 1 मिनट का एक वीडियो रहता है। कंसेप्ट ये है कि शॉर्ट तरीके से आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता दिया जाए। तो इसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हो। सन्नासी रिवोल्ट हो गया, 1857 रिवोल्ट के कॉजेज़ क्या थे, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, है ना। ऐसे ही प्रीएम्बल के बारे में हमने कवर किया, फंडामेंटल राइट्स के कंसेप्ट के बारे में बताया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, इन सब की डेफिनेशंस डिस्कस करी हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे की हुई हैं। बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है आपके लिए पढ़ने के लिए, बस आपको पढ़ना है ना, और कुछ नहीं करना है, बस पढ़ना है। उसके बाद हम आते हैं सी सैट के बारे में। तो सी सैट कुछ लोगों के लिए पेन का काम करता है। बाकी जो लोग होते हैं जिनको एप्टीट्यूड की ज़रूरत नहीं है, मतलब इन द सेंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए तो ठीक है। बट अगर आप सी सैट को इग्नोर करके जा रहे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, है ना। सी सैट अब आने लगा है टफ। आधे बच्चों का इसलिए नहीं निकलता है प्रीलिम्स का पेपर क्योंकि सी सैट का कट ऑफ क्लियर नहीं होता है ना। क्वालिफाइंग है माना, बट कट ऑफ क्लियर नहीं होता है। तो सी सैट को भी आपको टाइम देना ज़रूरी है। अब क्या कर सकते हो सी सैट के लिए? तो सी सैट के लिए बेस्ट कोर्स है मार्केट में जो अवेलेबल है, दैट इज़ द लेमैन वे का। 2 कोर्सेज हम चलाते हैं एक्चुअली। एक जो होता है, अगर आपको बहुत ही वीक हो आप एप्टीट्यूड में, तो हम एक फाउंडेशन कोर्स चलाते हैं। तो फाउंडेशन कोर्स अभी जो है 75% डिस्काउंट पे चल रहा है। इट इज़ जस्ट अवेलेबल फॉर 1999 रुपीज़। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एकदम बेसिक से सब चीज़ें आपको समझाएंगे। चैप्टर वाइज थ्योरी रहेगी, क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें हम अराउंड 1500 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस मिलेगी। हम बहुत सारे क्वेश्चन तो क्लास में ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस शीट्स भी आपके पास अवेलेबल है ना। इसके साथ साथ हम इसमें PYQs भी करेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा कोर्स है ये सिर्फ अवेलेबल है 1999 रुपीज़ के लिए, कुछ टाइम के लिए। इसका बैच 2 स्टार्ट हो रहा है। बैच 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीशन पे है, तो इसका बैच 2 स्टार्ट हो रहा है। तो एनरोल करो इसके लिए अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो सी सैट में। और दूसरा कोर्स है एक 499 रुपीज़ का, वो है सी सैट विद PYQs। इसमें हम सिर्फ PYQs कवर करते हैं एज क्वेश्चन प्रैक्टिस, बट हर एक PYQ के साथ उसके जो बैकग्राउंड की थ्योरी होती है वो भी हम कवर करते हैं। तो ये मत सोचो कि इसमें सिर्फ PYQ सॉल्व करना सिखाएंगे। इसमें PYQ के साथ जो उसकी थ्योरी है वो भी हम इसमें बताते हैं। जैसे PNC है, मान लो PNC पे कोई क्वेश्चन आया है ना, तो हम पहले PNC को डिस्कस करेंगे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है और उसके क्वेश्चन मतलब इन जनरल इसका कंसेप्ट क्या है ना। फिर हम उस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, है ना। तो इस टाइप से आपको मिलेगा 499 रुपीज़ में जो PYQs वाला कोर्स है। और इसमें बेसिकली हमने क्या किया है, इसमें बेसिकली जो प्रैक्टिस शीट्स हैं वो हमने 5 प्रैक्टिस शीट्स रखी हैं जिसमें 80 क्वेश्चन हैं। और लास्ट प्रैक्टिस शीट जो है उसमें 130 क्वेश्चन हैं शायद, है ना। तो ये प्रैक्टिस शीट्स अगर आप पूरी कर लेते हो, आप 500 प्लस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे, देन इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इतना कर लोगे ना, अगर ये PYQs वाला भी कोर्स कर लोगे, अगर बेसिक एप्टीट्यूड है आपके पास, है ना, बेसिक एप्टीट्यूड है ना, मान लो पिछले कुछ अटैम्प्ट्स दे के आ रहे हो तो आपको पता है सी सेट कैसा आता है ना। तो नॉर्मल एप्टीट्यूड आपके पास है, आपको बस कॉन्फिडेंस चाहिए सॉल्व करने का, तो वो सी सैट विद PYQs वाली सीरीज़ आप फॉलो कर सकते हो, है ना। उसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका ब्रशअप भी हो जाएंगे कंसेप्ट। तो ये ब्रशअप करने के लिए सीरीज़ है। अगर एकदम फाउंडेशन से स्टार्ट करना है कोर्स तो सी सैट फाउंडेशन कोर्स, वो भी बहुत महंगा नहीं है ना, वो भी बहुत ही प्रीमियम वैल्यू पे मिल रहा है आपको 1999 रुपीज़ का। उसमें सब कुछ है, मतलब हर एक चीज़ है, ठीक है। तो गो एंड एनरोल फॉर द कोर्स, है ना। आपको जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में सारे मिल जाएंगे। www.thelaymanway.com पे आपको ये सारे जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी, है ना। इसमें हम कॉम्प्रहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक न्यूमरेसी, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सब कुछ जो आप सोच सकते हो सी सैट में सब कुछ इसमें कवर्ड रहेगा, ठीक है। 2016 से 2021 के PYQs हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। प्रैक्टिस शीट्स रहेंगी एंड प्रैक्टिस शीट्स रहेंगी और इसके साथ साथ आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस मिलेगा कि भाई आप सी सैट जो है वो आपकी नैया पार लगा देगा, है ना। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इस कोर्स को लिया था और दे वर एबल टू डू 50+ क्वेश्चन राइट इन द मेन पेपर, मेन सी सैट पेपर। तो मैं तो मॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं UPSC मेन की बात कर रहा हूँ, है ना। आप जो हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं फॉर द कोर्स, यू कैन रीड इट फ्रॉम आवर वेबसाइट एज वेल, है ना। ये हमारे स्टूडेंट्स के ही टेस्टिमोनियल्स हैं, करेक्ट। तो उनको कोर्स अच्छा लगा था ये, है ना। लास्ट ईयर से हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है इस कोर्स में, तो डेफिनेटली यू शुड गो एंड चेक फॉर द कोर्स, है ना। और बाकी दूसरा है फाउंडेशन कोर्स, जो कि मैंने आपको बताया। फाउंडेशन कोर्स में हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करने वाले हैं एक एक करके, मतलब हर एक टॉपिक का आपको एक्सटेंसिव थ्योरी और प्लस एक्सटेंसिव थ्योरी के साथ एक्सटेंसिव प्रैक्टिस मिलेगा, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स में डिवाइडेड हैं। इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक्स का अलग से हम इसमें करते हैं, है ना। शॉर्ट ट्रिक्स के अलग से वीडियोज़ हैं, तो वो आप देख सकते हो। तो हम इसमें आपको बेसिकली सोचना कैसे है वो हम सिखाते हैं आपको, है ना। वे ऑफ थिंकिंग आपका इसमें हम डेवलप करते हैं। वे ऑफ थिंकिंग डेवलप होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया अगर सी सैट में, तो आप फिर अगर ये ट्रिक्स विक्स का यूटिलाइजेशन करोगे ना तो गलत करके आओगे, है ना। तो हमारा बेसिक मेथड ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और करते कैसे हैं। बेसिक ही, है ना। अगर आप वो बेसिक ही कर लेते हो ना, शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागते नहीं हो ज़्यादा,
ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक से पीछे नहीं भागते हो। अगर बेसिक अपना कॉमन सेंस, लॉजिक और जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं उसको यूज़ करके ही अगर आप कर देते हो ना, भले ही थोड़ा लंबा पड़ रहा है बट आंसर आपका सही आएगा उससे, ये मेरी गारंटी है ना। और यही हम इसमें आपको सिखा रहे हैं कि भाई जो अपना दिमाग है वो कैसे लगाना है, ठीक है। आप हमको कॉल कर सकते हैं 7724886251 पे अगर आपको और जानना है इन 2 कोर्सेज़ के बारे में, है ना। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज़ जो रिसोर्स है दैट इज़ ऑल्सो फ्रीली अवेलेबल। क्या बोल रहा हूँ, फ्रीली अवेलेबल। क्या है फ्रीली अवेलेबल? ये जो ये सीरीज़ है हाउ टू स्कोर 120+ इन यूपीएससी प्रीलिम्स, इसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी कि क्या क्या ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन को करने में। और ये हमने ऐसा नहीं कि रैंडम क्वेश्चन पे किया है, ये यूपीएससी के ही क्वेश्चन पे किया है ना। तो ये जो ट्रिक्स है ना ये आपकी मॉक्स में काम नहीं करेंगी, इसीलिए मॉक्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा करके मत जाना, क्योंकि मॉक्स एक तो 2 चीज़ें ख़राब कर देता है। एक तो क्या ख़राब करता है कि आपकी गेसिंग पावर को वो एकदम ख़राब कर देता है, और दूसरा ये है कि उससे कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है। मॉक को बस इसलिए यूज़ करना क्योंकि एक तो आपको सिटिंग हैबिट बनानी है ना। अगर आप पेपर देने के उसमें नहीं हो हैबिट में, तो एक तो आपकी सिटिंग हैबिट बनेगी और दूसरा आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन का टाइम मैनेजमेंट कैसे हो रहा है ना। टाइम मैनेजमेंट करना आपको इन मॉक्स से आएगा, बाकी इसका कोई मोटिव नहीं होता है। इसमें जो भी थ्योरी मॉक्स में कवर्ड होती है, एक भी चीज़ आपके मेन यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं पूछी जाएगी, ये ध्यान दे देना। मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान दे देना, ठीक है। एक भी चीज़ पूछी नहीं जाएगी। तो मॉक्स करो, बट मॉक्स जब कर रहे हो तो यही बस ध्यान में रखो कि हम क्यों कर रहे हैं मॉक्स, सिटिंग हैबिट बनाने में, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट की क्वेश्चंस कितने करने हैं तो मेरे कितने नंबर आते हैं करके, है ना। और दूसरा इसमें देखो ज़्यादा करोगे ना तो क्या होगा कि आपकी जो गेसिंग पावर है, लॉजिक यूज़ करने की पावर है, कॉमन सेंस यूज़ करने की पावर है, वो एकदम नलिफाई हो जाएगी। और ये अगर एक बार हो गया ना कि आपकी लॉजिक और कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा है, तो बेटा प्रीलिम्स कभी क्लियर नहीं होना है। क्योंकि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें आपको लॉजिकल गेसिंग, इंटेलिजेंट गेसिंग करनी रहती है, और मॉक्स ये सब हटा देते हैं आपसे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मॉक्स करो मत, मॉक्स करो, बट मोटिव याद रखो कि मॉक्स क्यों कर रहे हो, है ना। ये मत सोच के करो कि यार मॉक्स कर ले रहे हैं, इसको 5 बार रिवाइज कर लेंगे हम इस मॉक्स को तो मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, ऐसा कभी मत सोच लेना, है ना। क्योंकि इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, और ना ही इस लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेन पेपर में। मेन पेपर अलग ही होता है ना। तो वो जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा, PYQ से। तो PYQs जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भले ही मॉक्स छोड़ दो बट PYQs मत छोड़ना कभी भी, क्योंकि PYQs से ही क्वेश्चन आते हैं, और बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि एक आध दो क्वेश्चन आ रहा है, बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन, कंसेप्ट रिपीट होते हैं, कभी ऑप्शन रिपीट हो जाते हैं, ऑप्शन में से क्वेश्चन बना के दे देते हैं। तो ये सब करना ना PYQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो PYQs मतलब जितने साल के पीछे कर सकते हो करो, और सिर्फ करके बस आंसर देख के खुश मत हो जाना कि भाई अब तो सारे कर लिए। रिवाइज करो, बहुत बार रिवाइज करो, और उसके जो ऑप्शंस हैं उसको भी पढ़ो कि उसके ऑप्शन से रिलेटेड क्या बैकग्राउंड थ्योरी है वो भी पढ़ो। और इसके अलावा आपको ये सीरीज़ तो पक्के से देखनी है, कौन सी, हाउ टू स्कोर 120+ इन यूपीएससी प्रीलिम्स। इसमें हमने एकदम आपको ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बताई है, एलिमिनेशन टेक्निक कैसे काम करती है, कैसे आप लॉजिकल गेसिंग कर सकते हो पेपर में, है ना। ये आपको हेल्प करेगा एक्स्ट्रा 20 नंबर लाने में, जो आपको प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर कराएगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपको करने हैं, है ना। मॉक्स को एनालाइज कर सकते हो कि भाई कितने क्वेश्चन करने पे कितना आता है मेरा नंबर, है ना। ये सब चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और टेस्ट लाइक इन्वायरमेंट में देना कि भाई ऐसा नहीं कि 2 घंटे का पेपर 3 घंटे में दे रहे हैं, फ़ायदा नहीं होने वाला है कोई मॉक का, है ना। तो PYQs आपके लिए गोल्ड माइन है, जैसे मैं बोलता रहता हूँ PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो PYQs आपको करने हैं, एटलीस्ट पिछले 20 साल के तो आपको PYQs करके जाने हैं, और उनके ऑप्शन को भी एनालाइज करके जाना है। ये अगर आप कर लेते हो ना तो प्रीलिम्स का सिलेक्शन आपका निश्चित है ना। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से, है ना, बहुत क्वेश्चन ये आप देख लोगे अगर आप पीछे एनालाइज करोगे ना पिछले 20 साल के। बहुत 1990 का क्वेश्चन रिपीट होता है 2015 में, है ना। तो ऐसे भी हुआ है। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मान लो बात, और इसको करना अच्छे से, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो हमारे फ्री मटेरियल के सेक्शन में पड़े हुए हैं, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो उसके आंसर्स के साथ, ठीक है। तो और उसको कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है चीज़ें। अब हम बना देते हैं शेड्यूल आपका कि भाई 2 महीने का जो शेड्यूल है वो क्या होना चाहिए। तो मैंने देखो जितने भी ये बनाए हैं, ये जो पीछे डिस्कस किया है कि इतने इसमें इतने चैप्टर हैं, इसमें इतने चैप्टर हैं, उस हिसाब से बनाया है ना। 15 दिन में आपको पूरा का पूरा सिलेबस एक बार पढ़ना है, फिर अगले 15 दिन में एक और बार पढ़ना है, ठीक है। तो उसका ये सारा डेडलाइन दिया हुआ है कि आपको कितना पर डे पढ़ना पड़ेगा पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, जो कि बहुत रीजनेबल है ना। 2 चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री के पढ़ने, कम ऑन, एक दिन में ये तो हो जाएगा, है ना। 2 चैप्टर आराम से पढ़ लोगे। लक्ष्मीकांत के 3 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। शुरुआत के चैप्टर थोड़े लंबे हैं, बट बाद के एक एक पेज के भी हैं, तो कंपेंसेट हो जाएगा,
है ना। 3 चैप्टर आपको पर डे पढ़ने हैं। ज्योग्राफी में आपको जो हमारे फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज़ है उसके 14 वीडियो देखने हैं, और ये ऐसे हैं मतलब 10-10 मिनट का एक वीडियो, इस टाइप से है ना। और 2 चैप्टर पढ़ने हैं पर डे अगले 7 दिन के लिए, ठीक है। किस में से? एनसीईआरटी में से, ठीक है। तो वो जो एनसीईआरटीज़ हैं बाकी वाली, उसमें आपको वो पढ़ना है ना, और उसको रिवाइज़ करते रहना है, ठीक है। और जब ये आप कर लोगे ना तो आराम से रिवाइज़ हो जाएगा। अगर इसके शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे हैं, पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो और ये एनसीईआरटी के नोट्स बनाए हुए हैं, तो उसको नोट्स को ही रिवाइज़ करो, बट करो रिवाइज़, 2-2 बार करो एटलीस्ट रिवाइज़। इकॉनमी के लिए हमारा चैलेंज काफ़ी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, है ना। 16-16 पेजेस आपको एक दिन में पढ़ने पड़ेंगे, उससे आराम से कवर कर सकते हो, है ना। कोई वो नहीं है, दोनों एनसीईआरटी आपको पढ़ के जानी है ना। तो ये आपको काम खुद से करना है। बाकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो मेजर कंसेप्चुअल पार्ट है उसका क्लैरिटी तो हमने आपको दे ही दिया है ना। वो वाला फ्री वाला चैलेंज आप ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको बस सब कुछ हो जाएगा, उसमें कुछ भी कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 वीडियो पर डे यू कैन वॉच, उसके बाद उसको आप रिवाइज कर सकते हो। एंशिएंट मिडिवल में 30 से 33 पेज आपको पढ़ने पड़ेंगे, कंसिडरिंग जो मैंने पीछे बताया है 11 और 19 चैप्टर, दैट इज़ 30 चैप्टर्स टोटल जो है। तो टोटल पेजेस में 30 to 33 पेजेस आपको एक दिन में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसके शॉर्ट नोट्स हमने बनाए हुए हैं, वो हम शेयर कर देंगे अपने फ्री मटेरियल के सेक्शन में, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। इन्वायरमेंट कैसे करनी है? 7 पेजेस पर डे पढ़ने हैं, किसके? शंकर आईएएस के, अगर पढ़ रहे हो तो, है ना। फिर एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी तो बहुत सिंपल है, 4 चैप्टर हैं, मतलब एक ही दिन में हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको रिवाइज़ करना है इसको, ठीक है। तो देखना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, रिवाइज नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ना। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन हमको करना है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर की मैं बात करूँ तो आर्ट एंड कल्चर में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, 1 चैप्टर पर डे, है ना, आराम से हो जाएगा। फिर अगले रिवीजन करना है 1 चैप्टर पर डे का। तो देखो, पहले 2 हफ्ते में मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ने को नहीं बोला है ना। तो ये परफेक्ट शेड्यूल है। पहले 2 में आप आर्ट एंड कल्चर मत पढ़ो, बाकी की जो आखिरी 2 हफ्ते हैं उसमें 1 हफ्ते में 1 बार पढ़ लो, फिर अगले हफ्ते में 1 बार पढ़ लो, 2 बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में टोटल 8 चैप्टर है ना, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ऐसा कुछ बहुत हाई फाई चीज़ नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, बस आपको रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स आपको कंपाइलेशन से पढ़ना है, वो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि कंपाइलेशन आप कैसे पढ़ सकते हो, कितनी देर में पढ़ सकते हो, है ना, समझ में आ रहा है। और इसके बाद अगर आपको रिवीजन करना है तो हमारी करंट अफेयर्स की मंथली जो सीरीज़ है उसके वीडियोज़ आप वॉच कर सकते हो, उसमें हमने मेजर टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, तो वो रिवीजन के तौर पे आप उसको रिवाइज कर सकते हो, है ना। बाकी बचता क्या है? बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आप हमारे लेक्चर से कर सकते हो, वो हमने कवर किया हुआ है, तो वो सारा आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। और पीआईबी और किसी समरी, पीआईबी और बजट की जो समरी है, बस समरी वही पढ़नी है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद बचता है मैप्स। तो मैप्स करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा रोज़ टाइम निकालना पड़ेगा। 5 मिनट एक मैप को देख लो, ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा। 60 दिन हैं आपके पास, है ना। रोज़ 5 मिनट देख लो किसी एक मैप को, 60 दिन में सब चीज़ रट जाएगी आपको, एक एक चीज़ रट जाएगी, कौन सी रिवर कहाँ से जाती है सब रट जाएगा, है ना। तो ये बस आपको एक्सरसाइज करनी है कि जो मेजर मैप्स हैं वो आपको क्या करना है, वो आपको लगा देना है अपनी दीवार पे, है ना, वॉल पे आपको लगा देना है। तो वॉल पे लगा दोगे आप, है ना, और 5 मिनट रोज़ के आपको वो देख लेना है, ठीक है। बस इतना करोगे तो हो जाएगा प्रीलिम्स, कुछ नहीं है। ये पहले 30 दिन की स्ट्रैटेजी है। दूसरे 30 दिन में आपको क्या करना है? दूसरे 30 दिन में आपको पीवाईक्यू करना है, पीवाईक्यू और मॉक, पीवाईक्यू और मॉक और रिवीजन, बस यही करना है आखिरी 30 दिन में। पीवाईक्यू करो, मॉक भी छोड़ सकते हो, है ना। पीवाईक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पीवाईक्यूज़ एकदम कर लेना, इसके ऑप्शंस एनालाइज करना, इसके ऑप्शंस की थ्योरी एकदम रट लेना, है ना, रटना गलत वर्ड है बट रट लेना, ठीक है, तो हो जाएगा प्रीलिम्स, समझ में आ रहा है। पीवाईक्यूज़ पढ़ के, उसके ऑप्शंस पढ़ के, है ना, उससे उसमें जो जो टॉपिक्स पूछे गए हैं ये ध्यान रखना। पीवाईक्यूज़ में जो जो टॉपिक्स पूछे गए हैं, अगर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर पूछा गया है तो पूरा फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर रिवाइज कर लेना अच्छे से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ से पूछा गया है तो पूरी जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं वो सारे आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये सब अगर आप करोगे कि भाई पीवाईक्यूज़ में क्या पूछा गया है, वो टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता करने से, है ना। और ये सीरीज़ आप देख लेना ज़रूर से, हाउ टू स्कोर 120+ इन यूपीएससी प्रीलिम्स, ये आपको हेल्प करेगी बेसिकली गैसिंग करने में, इंटेलिजेंट गैसिंग करने में और एलिमिनेशन करने में, समझ में आ गया। तो ये था लास्ट 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी, है ना। ये पीडीएफ शेयर हो जाएगा कहाँ पे? हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे thelaymanway.com पे, सॉरी layman way पे, आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट पे भी ये मटेरियल्स, फ्री मटेरियल्स के सेक्शन में ये अपलोड हो जाएगा www.thelaymanway.com। और फ्री कोर्सेज़ के लिए आप वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लीव अस अ रिव्यू से हमको हेल्प मिलता है ताकि बाकी एस्पिरेंट्स को भी पता चले, है ना। थैंक यू सो मच। एंड यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर आवर यूट्यूब, जहाँ पे हमारे बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हैं, वेट कर रहे हैं, आप आओ और पढ़ो उसको, है ना। तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट आवर यूट्यूब। थैंक यू सो मच।
अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।